हेलो बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तीता तक देख लिया था। यदि आपने वो पार्ट 1 का लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले जाके पार्ट 1 का लेक्चर देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 का लेक्चर देखिएगा। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? आज हमको पढ़ना है भौतिक गुणधर्मों में की प्रवृत्ति। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले यदि आपको इसके हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? तत्वों के कई भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, संलयन एवं वाष्पीकरण, ऊष्मा परमाणुवीकरण, ऊर्जा आदि सभी आवर्ती परिवर्तन दर्शाते हैं। यह अनुभाग में हम परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी जिसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। परमाणु त्रिज्या, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? परमाणु के आकार का सही सही निर्धारण बहुत जटिल है, जबकि एक गेंद की त्रिज्या आसानी से नापी जा सकती है। क्या आपको यह कारण मालूम है? पहली बात तो यह कि परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। हम किसी परमाणु की त्रिज्या का मापन क्यों नहीं कर सकते? इसका पहला कारण यह है कि इसकी जो त्रिज्या होती है वो बहुत छोटी होती है। कितनी होती है? लगभग ये 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभ्र, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभ्र को क्या बोला जाता है? क्लाउड बोला जाता है। कि कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है, अतः परमाणु का आकार सही तरह से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में परमाणु त्रिज्या सही नहीं नापी जा सकती। प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु आकार का आकलन किया जा सकता है। एकल आबंध को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक अणुओं को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है तथा इस दूरी के आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या, जिसे कोवैलेंट रेडियस, का आकलन कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर क्लोरीन के अणु के लिए बंध दूरी, बॉन्ड लेंथ का मान 198 पिकोमीटर निर्धारित किया गया है। इस मान का आधा 99 पिकोमीटर क्लोरीन के परमाणु त्रिज्या होगी। धातुओं की धात्विक त्रिज्या, जिसे मेटेलिक रेडियस कहते हैं, का मान धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतर्नाभिकीय दूरी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, का आधा होता है। उदाहरण के लिए क्या दिया गया है? कॉपर धातु के दो संलग्न कॉपर परमाणुओं के बीच की दूरी लगभग 256 पिकोमीटर होती है। ये जो दिए गए हैं इनमें कभी ये नहीं पूछेगा कि कितनी होती है, संख्या में इसका मान नहीं पूछता है, ये याद रखिएगा। अतः कॉपर के लिए धात्विक त्रिज्या का मान 256 पिकोमीटर का आधा अर्थात 128 पिकोमीटर होगा। इस पुस्तक में सहसंयोजी त्रिज्या तथा धात्विक त्रिज्या के लिए केवल परमाणुविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, का प्रयोग किया गया है। चाहे वह तत्व हो या धातु हो या अधातु हो, परमाणु त्रिज्या को एक्स किरणों तथा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि से नापा जा सकता है। आपको बता दें, जो धात्विक त्रिज्या होती है वो सहसंयोजी त्रिज्या से बड़ी होती है। याद रखिएगा, धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजी त्रिज्या से बड़ा होता है। कुछ तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या का मान सारणी में दिया गया है। यह सारणी जो दी गई है इसमें परमाणु की त्रिज्या का मान दिया गया है। कभी इनके मान नहीं देगा, बस उनका क्रम पूछता है, ये याद रखिएगा। दो प्रकार की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जिसकी व्याख्या हम नाभिकीय आवेश तथा ऊर्जा स्तर से कर सकते हैं। आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु आकार घटता है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि जब हम आवर्त में दाईं ओर बढ़ते हैं, दाईं ओर जाते हैं, तो परमाणु का आकार लगातार घटता जाता है। इसके कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः घटता जाता है। जैसा द्वितीय आवर्त के तत्वों में परमाणु आकार से स्पष्ट है,
इस प्रवृत्ति के कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित होता है, परंतु उसके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉन का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। यह याद रखिएगा कि जो आवर्त होता है उसमें बाईं ओर जाने पर उसका आकार क्यों घटता है। यह देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है। इसका कारण क्या है? इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्य इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित होता है, जो परंतु उनके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता है, जिससे उसकी त्रिज्या कम हो जाती है। आवर्त सारणी के वर्गों में परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में भी नियमित रूप से वृद्धि होती है, जैसा क्षारीय धातुओं तथा हैलोजन तत्वों के लिए सारणी में दिया गया है। वर्ग में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो मुख्यतः क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है। जब हम किसी वर्ग, जिसे इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से प्रेजेंट करते हैं उसका मान बढ़ता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं। इस कारण क्या होता है? इसलिए इनकी जो आंतरिक ऊर्जा स्तर होती है वो भरे होते हैं, जो कवच के रूप में बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं। फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जो परमाणु त्रिज्या के रूप में परिलक्षित हो जाता है। यहाँ पर एनसीईआरटी ये बोलना चाह रही है कि हम जब पीरियोडिक टेबल में दाईं से बाईं ओर जाते हैं तब क्या होता है? सामान्यतः जो परमाणु का आकार होता है वो घटता जाता है। वहीं पर जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो n होता है उसका मान बढ़ता जाता है। इस वजह से उसकी जो त्रिज्या होती है वो भी बढ़ती जाती है। यह याद रखिएगा। ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा जो भी गैस होती हैं उनकी कौन सी त्रिज्या नापते हैं? उनकी वान डर वाल त्रिज्या नापते हैं। इसलिए सबसे बड़ी वान डर वाल त्रिज्या होती है। इनका क्रम आता है, सबसे बड़ी वान डर वाल त्रिज्या होती है, उसके बाद धात्विक त्रिज्या होती है और सबसे छोटी सहसंयोजी त्रिज्या होती है। याद रखिएगा। एकल परमाणु होने के कारण उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत अधिक है, इसलिए उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से न करके वान डर वाल त्रिज्या से करते हैं। जो नोबल गैसें होती हैं उनकी कौन सी त्रिज्या नापी जाती है? उनकी वान डर वाल त्रिज्या नापी जाती है। ये देखिए, ये सारणी दी गई है, इसे आप देख सकते हैं एक बार। ये देखिए, इसमें बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? बाएं से दाएं जाने पर जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं वैसे वैसे इनकी त्रिज्या का मान क्या होता जाता है? त्रिज्या का मान घटता जाता है। वहीं पर हम इसमें देखिए, ये ग्रुप के एक सदस्य हैं तो इनमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। लिथियम की त्रिज्या कितनी है? यहाँ पर 152 है, यहीं पर सोडियम की त्रिज्या बढ़कर 186 हो गई। ये याद रखिएगा। इनके ये मान कभी ये नहीं पूछेगा कि कितना होता है, बस इनका क्रम पूछता है, ये याद रखिएगा। ये देखिए, एक ग्रुप के सदस्य दिए गए हैं, इनके ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या लगातार वृद्धि हो रही है। ये भी एक ग्रुप के सदस्य हैं। कौन से ग्रुप के सदस्य हैं? ये वर्ग 17 के सदस्य हैं और इनके ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? ये देखिए, इनके ग्राफ हैं। परमाणुविक त्रिज्या और परमाणु क्रमांक के बीच जो ग्राफ हैं ये दिए गए हैं। आगे क्या बोल रही है? आगे दिया गया है आयनीय त्रिज्या के बारे में पढ़ा रही है एनसीईआरटी। आयनीय त्रिज्या के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? यदि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धन आयन बनता है। आपको पता होगा, जब किसी परमाणु से, उदासीन परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन मिला दें तो परमाणु ऋण आयन बना देता है। आयनीय त्रिज्या का आकलन आयनीय क्रिस्टल में स्थित धन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः तत्वों की आयनीय त्रिज्या भी परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति ही दर्शाती है। धन आयन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। ये देखिए, इंपॉर्टेंट है कि जो धन आयन होता है वो जिससे बना होता है उससे उसकी आकार त्रिज्या क्या होती है? छोटी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, जबकि नाभिकीय आवेश जनक परमाणु जैसा ही रहता है। जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है वो अपने जनक परमाणु की ही तरीके रहता है।
ऋण आयन का आकार जनक परमाणु से अधिक होता है क्योंकि एक या अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए अपने एनसीईआरटी में कि जो ऋण आयन होता है उसका आकार बढ़ता है, अपना जो पेरेंट वाला होता है उससे ज़्यादा होता है। इन लाइनों में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, संक्षेप में आपको बता दें कि जिस पर जितना निगेटिव चार्ज होगा उसकी त्रिज्या उतनी बड़ी होगी, और जिस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही छोटी होगी, ये याद रखिएगा। और जो न्यूट्रल होता है वो ऋण आयन से उसकी त्रिज्या छोटी होती है लेकिन धन आयन से बड़ी होती है, ये याद रखिएगा, ये बोल रही है एनसीईआरटी में। और आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी, प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है। उदाहरण के तौर पर फ्लोराइड आयन में आयनी त्रिज्या F- की त्रिज्या कितनी होती है, 136 पिकोमीटर होती है, जबकि जो फ्लोरीन अणु होता है, परमाणु होता है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है, उसकी त्रिज्या मात्र 64 पिकोमीटर होती है। दूसरी ओर जो सोडियम होता है, सोडियम तत्व की परमाणु त्रिज्या 186 पिकोमीटर होती है। जब यह सोडियम आयन के रूप में प्रेजेंट होता है यानी प्लस के रूप में प्रेजेंट होता है तो इसकी त्रिज्या घटकर कितनी हो जाती है, इसकी त्रिज्या घटकर 95 पिकोमीटर हो जाती है। जब परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो इसे हम समइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि जब परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के उदाहरण हैं जैसे O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, O2 माइनस। ये जितने उदाहरण हैं इनको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रत्येक स्पीशीज में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक स्पीशीज में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसे हुए, ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुए। ये देखिए थोड़ा नीचे दिया गया है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, दो या दो से अधिक स्पीशीज जिनमें अणुओं और वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तथा समान संरचना हो, चाहे तत्वों की कोई भी प्रकृति हो, उसको क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। यह भी हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यह देखिए अलग से एनसीईआरटी ने बोला है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में, दो या दो से अधिक स्पीशीज जिनमें अणु और वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तथा समान संरचना हो। क्या हो, समान संरचना हो, चाहे तत्व का कोई भी प्रकृति का हो, तत्व चाहे कोई भी प्रकृति का हो, उनकी संरचना भी समान होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, क्योंकि प्रत्येक का नाभिकीय आवेश भिन्न है, अधिक धनावेशित धन आयन की आयनी त्रिज्या का मान कम होता है। अभी आपको पीछे बता दिया कि जितना अधिक धनावेश होगा उतना ही उसकी आयनी त्रिज्या का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण अधिक होगा। अधिक ऋण आवेशित ऋण आयन की आयनी त्रिज्या का मान अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच संपूर्ण प्रतिकर्षण का प्रभाव नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाता है तथा आयन का आकार बढ़ जाता है। ये उदाहरण दिया गया है, आप इस उदाहरण को देख लीजिएगा एक बार। आगे एनसीईआरटी आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा रही है। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है, तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक जो प्रकृति होती है उसे क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। हाईलाइट कर लीजिए इसे कि जो तत्व द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। तलस्थ अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट में विलगित गैसीय परमाणु से बाह्यता में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उस तत्व की आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी परिभाषा हो गई। दूसरे प्रकार हम इसे किस प्रकार कह सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि जो तलस्थ अवस्था होती है में कैसा होना चाहिए, परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए, विलगित गैसीय परमाणु होना चाहिए। से बाह्यता में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं उसको, या जो ऊर्जा लगती है उसे उस तत्व की क्या बोलते हैं, उसे उस तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। दूसरे शब्दों में तत्व एक्स की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच के बराबर होता। ये देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है, मान लीजिए कोई एक्स परमाणु है, गैसीय अवस्था में है, इससे जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये एक्स पॉजिटिव के रूप में होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर हो जाता है।
आयनन एंथैल्पी को सामान्यतः किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है उसको भी यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। आयनन एंथैल्पी को किससे प्रेजेंट करते हैं? किलो जूल प्रति मोल से प्रेजेंट करते हैं, या इसी को किलो जूल मोल इनवर्स बोलते हैं। सर्वाधिक शिथिलता से बंधे दूसरे इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा को द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यह एंथैल्पी का मान रासायनिक प्रक्रम के संपन्न होने में प्रयुक्त ऊर्जा के बराबर होता है। ये दूसरी आयन एंथैल्पी क्या होती है? जब कोई एक्स पॉजिटिव जो धनायन है उससे जब हम एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेते हैं, उससे X2+ बनाते हैं, तो उसे द्वितीयक आयन एंथैल्पी बोलते हैं उसे। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, जब हम किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन को पृथक करेंगे तो हमेशा वह कैसी प्रक्रिया होगी? वह हमेशा ऊष्माक्षेपी होगी। ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्माशोषी होगी, एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि हमें ऊर्जा देने पड़ेगी। याद रखिएगा कैसी होगी? एंडोथर्मिक होती है, ऊष्माशोषी। अतः आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। याद रखिएगा, आयनन एंथैल्पी हमेशा कैसी होती है? आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। तत्व के द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उनके प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना अधिक कठिन होता है। इसी प्रकार तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से अधिक होगा। आयनन एंथैल्पी पद को यदि विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइड किया जाए तो क्या होता है? स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता है, तो इसे प्रथम आयनन एंथैल्पी समझना चाहिए। इसमें क्या बोल रही है एनसीईआरटी कि यदि आपको पेपर में यदि ना दिया हो कि ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, यदि ऐसा लिख के ना दिया गया तो उसे हमेशा क्या समझेंगे? उसे हमेशा हम प्रथम आयन एंथैल्पी ही समझेंगे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक 60 तक वाले तत्वों की प्रथम आयन एंथैल्पी का वक्र चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। ग्राफ में आवर्तिता असाधारण है। इस चित्र से यह स्पष्ट है कि वक्र कर्व के उच्चिष्ट पर उत्कृष्ट गैस जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोश रखती हैं तथा इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत ही स्थायी होते हैं। दूसरी ओर वक्र के निम्निष्ट पर क्षारीय धातुएं स्थित हैं तथा इस धातुओं की आयन एंथैल्पी का मान कम होता है। यही कारण है कि क्षारीय धातुएं अतिक्रियाशील होती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों के प्रथम आयन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतः वृद्धि होती है। इसे हाईलाइट कर लीजिए कि जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है? प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में सामान्यतः वृद्धि होती है। आपको बता दें, जो आयनन एंथैल्पी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है साइज के। याद रखिएगा, आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो अधिकतर सब कैसी होंगी? साइज के व्युत्क्रमानुपाती होंगी। इसमें बीच बीच में कुछ अपवाद आते जाएंगे, लेकिन बाकी सब साइज के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। साइज बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा था? घट रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? आयनन एंथैल्पी क्या हो रही है? वृद्धि कर रही है। ये याद रखिएगा। और हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तब उनके मानों में कमी आती है। साइज ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा था? बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आयनन एंथैल्पी क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि यह साइज के व्युत्क्रमानुपाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति द्वितीय आवर्त के तत्वों तथा प्रथम वर्ग के क्षारीय धातुओं में क्रमशः चित्र में दिखाया गया और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका कारण दो तथ्यों पर आधारित है। ये देखिए, ये चित्र दिया गया है आयनन एंथैल्पी, और देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी बोल रही है कि जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर ये देखिए, सबसे ऊपर क्या है? ये नोबल गैसें हैं। नोबल गैसें सबसे ऊपर क्यों हैं? क्योंकि नोबल गैसें बहुत स्थायी होती हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। वहीं पर सबसे नीचे क्या है? ये क्षारीय धातुएं हैं। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी जो आयनन एंथैल्पी है वो कम है। ये एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दो पर आधारित है, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण।
जो आयनाइजेशन एनर्जी का मान है किस पर कौन से दो पर आधारित है? पहला क्या है? नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण। तत्वों में क्रोडित इलेक्ट्रॉन, जिन्हें कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, की स्थित नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शील्डेड बोलते हैं, या आवृत, स्क्रीन्ड हो जाता है। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? या इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। इस स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट में जो नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगाता है, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसी के कारण एक परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे आकर्षण बल कम हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। आगे एनसीईआरटी इसके बारे में पढ़ाया भी है। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? आवरण प्रभाव के कारण परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक की उपस्थित वास्तविक नाभिक आवेश से कम हो जाता है। ये हाईलाइट कर लीजिए कि इसमें क्या होता है। इसमें आवरण प्रभाव के कारण क्या होता है? इसी को परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते हैं। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिक आवेश से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो नाभिक और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लग रहा था, उनके बीच इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं, जिससे क्या होता है? नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच जो नाभिकीय आवेश होता है वो कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में क्या दिया गया है? उदाहरण के रूप में लिथियम का बाह्यतम 2s इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके आंतरिक 1s क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवरण प्रभाव का अनुभव करता है। फलतः लिथियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन वास्तविक +3 धनावेश से कम प्रभाव का धनावेश अनुभव करेगा। आवरण प्रभाव उस परिस्थिति में अत्यधिक प्रभावी होता है जब आंतरिक कोश के कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम क्षारीय धातुओं में पाते हैं, जिनमें एकाकी NS1 इलेक्ट्रॉन n बराबर क्या होता है? बाह्यतम कोश से पहले कोश में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। जब हम द्वितीय आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन की ओर बढ़ते हैं, तब क्रमशः इलेक्ट्रॉन एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर के कक्षकों में बढ़ते हैं तथा नाभिक पर आंतरिक कोर इलेक्ट्रॉन, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं जिन्हें इंग्लिश में, द्वारा डाले गए आवरण प्रभाव में इतनी वृद्धि नहीं होती है कि नाभिकी तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को पूरित कर सके। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? ऐसी परिस्थिति में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर डाला गया आकर्षण प्रभाव आवरण प्रभाव की तुलना में अधिक हो जाता है। फलस्वरूप बाह्यतम इलेक्ट्रॉन अधिक दृढ़ता से बंधे जाते हैं तथा आवर्त में आगे बढ़ने पर तत्वों के आयनन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि होती जाती है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होते हैं तथा आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के कारण नाभिक का आवरण प्रभाव अधिक होता है। ऐसी दशा में वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर नाभिकीय आवेश की तुलना में आवरण प्रभाव अधिक हो जाता है। इस कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान घटता जाता है। इन लाइनों में एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज के साथ जो आवरण प्रभाव होता है वो भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रभावी रूप से कौन बढ़ता है? प्रभावी रूप से बढ़ता है जो उसका साइज होता है वो बढ़ता है। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जाएं या फिर बाएं से दाएं जाएं, शेल्डिंग इफेक्ट दोनों जगह बढ़ता है। आवर्त में चाहे बाएं से दाएं जाएं तब भी शेल्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है, या फिर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तब भी शेल्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है। दोनों जगह शेल्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है, याद रखिएगा। लेकिन जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर जो प्रभावी रूप से क्या होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, साइज होता है जो, वो बढ़ता है। और जब हम ऊपर से नीचे किसी वर्ग में जाते हैं तो प्रभावी रूप से क्या बढ़ता है? जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो बढ़ता है, और जो
क्या साइज होती है वो लगातार क्या होती जाती है, साइज भी बढ़ती है और प्रभावी रूप से वो जो होता है परिरक्षण प्रभाव वो भी बढ़ता है। इस कारण से उनके ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती जाती है और जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगातार घटती जाती है, ध्यान रखिएगा। ये बोल रही है एनसीईआरटी। चित्र 3.6 का में स्पष्ट है कि बोरान Z बराबर 5 के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान बेरिलियम Z बराबर 4 के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम है, जबकि बोरान का नाभिकीय आवेश अधिक है। जब हम एक ही मुख्य क्वांटम ऊर्जा स्तर पर विचार करते हैं तो यस इलेक्ट्रॉन p इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक की ओर अधिक आकर्षित रहता है। बेरियम में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अलग किया जाए वह यस इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि बोरान के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अलग किया जाएगा वह p इलेक्ट्रॉन होगा। उल्लेखनीय है कि नाभिक की ओर 2s इलेक्ट्रॉन का भेदन 2p इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार बोरान का 2p इलेक्ट्रॉन बेरियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक क्रोड इलेक्ट्रॉनों द्वारा अधिक परिरक्षित होता है। अतः बेरियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में बोरान का 2p इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से पृथक हो जाता है। अतः बेरियम की तुलना में बोरान के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। दूसरी अनियमितता हमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रथम आयनीय एंथैल्पी के मानों में देखने को मिलती है। ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से कम होता है। ये देखिए अपवाद लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो नाइट्रोजन के प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान से क्या होता है, कम होता है। ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा। कारण क्या है, कारण यह है कि नाइट्रोजन के तीनों बाह्यतम 2p इलेक्ट्रॉन विभिन्न p कक्षकों में वितरित हैं, जबकि ऑक्सीजन के चारों ओर 2p इलेक्ट्रॉनों में से 2p इलेक्ट्रॉन एक ही 2p ऑर्बिटल में हैं। फलतः इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। फलस्वरूप नाइट्रोजन के तीनों 2p इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के बजाय ऑक्सीजन के चारों 2p इलेक्ट्रॉनों में से चौथे इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान हो जाता है। इसमें एनसीईआरटी ये बोलना चाह रही है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसके कक्षक अर्धभरित या पूर्ण भरित होते हैं, उनकी आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो आसपास के तत्वों से ज़्यादा होती है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है, इन लाइनों में एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जो तत्व, जो भी परमाणु जिनकी पूर्ण कक्षक, अर्धभरित कक्षक या पूर्ण कक्षक, पूर्ण भरित कक्षक होता है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आसपास के तत्वों से ज़्यादा हो जाती है। ये इसमें बोल रही है, बस ये याद रखिएगा, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एनसीईआरटी आगे किसके बारे में पढ़ा रही है, आगे एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, जिसे किससे प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा EGS से प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में पढ़ा रही है। इसके बारे में क्या बोल रही है एनसीईआरटी, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु X इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन, जिसे इंग्लिश में एनायन बोलते हैं, में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं। हाईलाइट कर लीजिए इसे कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है, ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है। जो एंथैल्पी में परिवर्तन आता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई उदासीन परमाणु में हम कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ये कैसा प्रोसेस है, ये है एक्जोथर्मिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसमें ऊर्जा देनी नहीं पड़ती बल्कि ऊर्जा निकलती है। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बना लेता है। जो जितनी जल्दी ऋण आयन बनाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। यह देखिए दिया गया है, जब X गैस कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो X माइनस गैसीय परमाणु बनाता है। इसी को, इसके इस प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं।
परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है। ऊष्मा कैसा होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्जोथर्मिक होता है। सामान्यतः एक्जोथर्मिक होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसमें कैसा होता है? एंडोथर्मिक होता है। यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। सामान्यतः तो एक्जोथर्मिक होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जैसे जिसमें क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसमें अपवाद में मुख्यतः नोबल गैसें होती हैं। याद रखिएगा, सभी नोबल गैसों के लिए EGH का मान कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। उदाहरण 17वें वर्ग के तत्व हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि मात्र एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वे स्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान अत्यधिक धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वर्तमान क्वांटम स्तर से अगले क्वांटम स्तर अगले क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट गैसों के पहले जो तत्व आवर्त सारणी में दाईं तरफ ऊपर की ओर स्थित है उनके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है। ये भी कैसा होता है? साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान क्या होता है? घटता जाता है। आयनन एंथैल्पी की तुलना में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में परिवर्तन का क्रम कम नियमित है। सामान्यतः नियम के अनुसार आवर्त सारणी में आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तब बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अत्यधिक ऋणात्मक होती जाती है। इसका मान निगेटिव में लिया जाता है, क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसके लिए इसका मान निगेटिव में बढ़ता जाता है। याद रखिए, निगेटिव में इसका मान होता है। जब हम आवर्त में किस तक कहाँ से कहाँ जाते हैं? आवर्त में जब हम दाईं ओर बढ़ते जाते हैं तो इसका मान कैसा होता है? लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि साइज का मान घटता जाता है, इसलिए इसका मान बढ़ता जाता है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। कारण वही है जो आपको पीछे बताया गया था आयनाइजेशन एनर्जी में, वही कारण है। फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल होता है, क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशी नाभिक के सन्निकट होगा। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। वर्ग में क्या होता है? ग्रुप में जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। कम ऋणात्मक होते जाने का मतलब क्या होता है? कि इसका मान घटता जाता है। घटने का मतलब क्या है? कि जो माइनस में है माइनस से कम होता जाता है, मतलब कम ऋणात्मक होता जाता है। कम ऋणात्मक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक में इसका मान घटता बढ़ता है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान कैसा होगा? कम होता जाएगा, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति सामान्यतः आवर्त सारणी में देखने को मिलती है। यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्रमशः उन्हीं के वर्गों के आगे वाले तत्वों के से कम ऋणात्मक है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, आपको पता होगा जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ऊपर से नीचे जाने पर लगातार क्या होता जाता है? घटती जाती है। लेकिन सबसे कम किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। उसी के बारे में बोला गया है क्यों ऐसा होता है, कि जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले स्तर n=2 में प्रवेश करता है। इस प्रकार इसी क्वांटम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा अत्यधिक प्रतिकर्षण होता है। ये देखिए दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक अपवाद है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कितनी है? -141 है।
लेकिन नियम क्या कहता है, ऊपर से नीचे जाने पर लगातार कम होता जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का ही सबसे कम है। नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का सबसे कम है, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ पर आती है, सबसे नीचे आती है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, इसका सल्फर का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का जो होता है सबसे नीचे आता है। इसका मान माइनस में कितना है, 141 है, जो कि सबसे लास्ट है। और एक अपवाद कहाँ पर आता है, एक अपवाद ये देखिए फ्लोरीन में आता है। फ्लोरीन को आप देखिए, इसका मान कितना है, फ्लोरीन का मान है -328। होना चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन है कितना इसका, 328। तो ये किसके बाद आता है, क्लोरीन के बाद आता है, याद रखिएगा। क्लोरीन के बाद कौन आता है, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन का कितना है -325 है, फिर आयोडीन आता है, फिर ये है स्टेलाइन आता है। इसके बाद देखिए, ये अपवाद दोनों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये देखिए नोबल गैस है, नोबल गैस के मान पॉजिटिव में है। सामान्यतः देखिए सबके कैसे हैं, निगेटिव हैं, लेकिन ये जो नोबल गैस हैं इनके मान कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनके मान कैसे होते हैं, इनके मान पॉजिटिव होते हैं, याद रखिएगा। क्यों पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये एकदम स्थायी विन्यास होता है, इन पर कोई इलेक्ट्रॉन निकालना भी कठिन है और जोड़ना भी कठिन है, इसलिए इनके मान पॉजिटिव में आते हैं। अगर इन पर कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ना कि मुक्त होगी। ये अपवाद भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है। आगे एनसीईआरटी ने कहा है, प्रवेश कराया, इलेक्ट्रॉन द्विक स्थान से अधिक स्थान गिरता है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसे आप हल कर लीजिएगा। आगे एनसीईआरटी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बोल रही है। किसके बारे में बोल रही है, विद्युत ऋणात्मकता। अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके हैं। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये भी आपको बता दें कि ये भी क्या होता है, साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है सामान्यतः। इसके अपवाद भी कुछ होते हैं, लेकिन आपको 5-6 के आपको कन्फर्म याद होने चाहिए इसमें। इसके बाद भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में क्या एनसीईआरटी बोल रही है, परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजन आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। इसकी परिभाषा को हाईलाइट कर लीजिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजी जो आबंध होता है उसके इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता को ही क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को मापा जा सकता है, किंतु जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है इसको मापा नहीं जा सकता है। फिर भी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्यात्मक सूची पैमाने, जैसे पॉलिंग पैमाना, मुलिकन जफे पैमाना, अर्लड-राचो पैमाना आदि का विकास हुआ है। पॉलिंग पैमाना सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1922 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 4 आंका था। आपको बता दें सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, जिसकी कितनी होती है, 4 होती है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तत्व की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता का मान सारणी में दिया गया है। अभी सारणी को देखते हैं, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्वों के लिए स्थिर नहीं है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है, हालांकि अपने योग्य राशि नहीं है। ये मापने योग्य राशि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं इसकी प्रागुक्ति करने के आधार देती है, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। साधारणतः विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं तरफ लिथियम से फ्लोरीन जाने पर बढ़ती है, वर्ग में नीचे फ्लोरीन से स्टेलिन जाने पर क्या होती है, कम होती है। क्योंकि ये कैसी होती है, जो साइज होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये याद रखिएगा, मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
यह प्रवृत्ति कैसे समझाई जाए? क्या विद्युत ऋणात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है, जो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती है तथा वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आकर्षण बढ़ता है तथा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इसी आधार पर जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। यह प्रवृत्ति आयनन एंथैल्पी के समान है। जब आप विद्युत ऋणात्मकता एवं परमाणु त्रिज्या का संबंध जान गए होंगे, क्या अब आप विद्युत ऋणात्मकता और अधातु के बीच संबंध की कल्पना कर सकते हैं? अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्धि की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का सीधा संबंध अधातु तत्वों के गुणों से है। इस प्रकार आवर्त में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है या धातु गुणधर्मों में कमी होती है। इस प्रकार वर्गों में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। अधातु आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? अधातु गुणधर्मों में कमी आती है। इन सभी को आवर्त प्रवृत्तियों में संक्षेप में दिया गया है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या एनसीईआरटी बोल रही है? रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। तत्वों की रासायनिक गुणधर्मों में बहुत सारी प्रवृत्तियां, जैसे विकर्ण संबंध के बाद अक्रिय युग्म प्रभाव, उसके बाद क्या आता है? लेंथेनाइड संकुचन, जिसे इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इत्यादि पर चर्चा हम आगामी एककों का मतलब क्या होता है, आने वाले चैप्टरों में करेंगे। इस भाग में तत्वों की सहसंयोजकता में आवर्तिता एवं दूसरे तत्वों में लिथियम से फ्लोरीन तक असमान गुणधर्मों का अध्ययन कर सकेंगे। संयोजकता में आवर्तिता या ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संयोजकता तत्वों का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इससे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाया जा सकता है। निरूपक तत्व आपको कमेंट करके बताना है कि जो इसको हम कौन से इसी के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि निरूपक तत्व में कौन कौन आते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें आपको कमेंट करके बताना है। निरूपक तत्वों की संयोजकता सामान्यतः हालांकि आवश्यक नहीं है, उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यह 8 की संख्या से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। संयोजकता क्या होती है? जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बाह्यतम कोश में, वही उसकी क्या होती है, वही संयोजकता होती है। यदि उसका मान इलेक्ट्रॉनों का मान 8 से ज़्यादा है, 8 की संख्या से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही उसकी क्या होती है, सहसंयोजकता कहलाती है। यदि उसका मान 4 से ज़्यादा हो तो 8 में उसको घटा देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजकता बोलते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? अवस्था पद का प्रयोग होता है। ऐसे 2 यौगिकों पर विचार करते हैं जिनमें ऑक्सीजन है OF2 और Na2O। इन यौगिकों में 3 तत्व शामिल है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का क्रम FONA है। फ्लोरीन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास 2s2 2p5 है। इसका प्रत्येक परमाणु OF2 अणु ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजन करता है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है क्योंकि इस अणु में 2 फ्लोरीन परमाणु हैं। ऑक्सीजन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2s2 2p4 होता है। यह फ्लोरीन परमाणु साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का संयोजन करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। Na2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा प्रत्येक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देता है, अतः ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अवस्था -2 को दर्शाता है। वहीं पर दूसरी ओर सोडियम, जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 3s1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है और इस प्रकार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं।
हाइड्राइड तथा ऑक्साइड के तत्वों की संयोजकता की आवृत्ति प्रवृत्ति को सारणी में दिखाया गया है। तत्वों की रासायनिक व्यवहार में इस प्रकार की आवर्त प्रवृत्तियां को इस पुस्तक में अन्यंत भी चर्चा की गई है। आगे एनसीईआरटी का बोल रही है, बहुत से तत्व ऐसे भी हैं जो परिवर्ती सहसंयोजकता वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? ये मुख्यतः डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिन्हें संक्रमण धातुएं बोलते हैं। परिवर्ती संयोजकता संक्रमण तत्वों एवं एक्टिनॉइड तत्वों का विशेष अभिलक्षण है। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो परिवर्ती संयोजकता संक्रमण तत्व किसका गुण होता है? एक्टिनॉइड तथा संक्रमण तत्वों का गुण होता है। इसका अध्ययन बाद में करेंगे। ये उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण आप देख लीजिएगा। आगे एनसीईआरटी बोल रही है किसके बारे में? द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता। जो द्वितीय आवर्त के तत्व होते हैं वो अन्य तत्वों की तुलना में कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसी के बारे में एनसीईआरटी बोल रही है। क्या बोला है? प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व वर्ग 1 लिथियम, वर्ग 2 बेरिलियम और वर्ग 13 से 17 बोरान से लेकर फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से अनेक पहलुओं में भिन्न होते हैं। उदाहरण, लिथियम अन्य क्षारीय धातुओं तथा बेरिलियम अन्य क्षारीय मृदा धातुओं से भिन्न यौगिक बनाते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर सहसंयोजी बंध होते हैं, जबकि अन्य सदस्य प्रधानतया आयनिक यौगिक होते हैं। वास्तव में लिथियम तथा बेरिलियम क्रमशः अगले वर्गों के द्वितीय तत्व जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से अधिक मिलते हैं। आवर्त गुण में या इस तरह की तुल्यता को विकर्ण संबंध बोलते हैं। एसपी ब्लॉक के तत्वों के समूह में अन्य सदस्यों की तुलना में प्रथम तत्व के भिन्न रासायनिक व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं? इसका असमान व्यवहार इन कारणों से होता है। तत्वों का छोटा आकार, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए कि ये भिन्न व्यवहार क्यों दर्शाते हैं। पहला कारण हो गया कि इनका छोटा आकार होता है। दूसरा क्या होता है? अधिक आवेश त्रिज्या अनुपात तथा अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो होती है। वर्गों के प्रथम सदस्य में सिर्फ 4 संयोजकता कक्ष 2s और 2p बंध बनाने के लिए प्राप्त होते हैं, जबकि वर्गों के द्वितीय सदस्य तो 9 संयोजक कक्षक होते हैं 3s 3p 3d। फलस्वरूप हर वर्ग के प्रथम सदस्य के लिए अधिकतम संयोजकता 4 है। आपको बता दें जो सेकंड पीरियड के होते हैं वो केवल अधिकतम संयोजकता कितनी बना सकते हैं? 4 ही बना सकते हैं, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य अपने उदाहरण क्या दिया गया? उदाहरण, बोरान केवल Bf4 बनाता है, Bf4 माइनस बना सकता है, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य अपने संयोजक कोष का विस्तार इलेक्ट्रॉनों के 4 से अधिक जोड़ों को स्थान देने के लिए कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, एल्युमिनियम क्या बनाता है? Al(F6) बनाता है। इसका ही नहीं, इतना ही नहीं, पी ब्लॉक, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? पी ब्लॉक के तत्वों में समूह के प्रथम सदस्य स्वयं में से एवं तृतीय आवर्त के अन्य सदस्यों से पी पाई बंध बनाने की प्रबल योग्यता रखते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड तथा कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, जबकि वर्गों के उत्तरावर्ती सदस्यों में ऐसा नहीं होता है। आगे एनसीईआरटी बोल रही है रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है? हमने कुछ मौलिक गुण जैसे परमाणु एवं आयन त्रिज्या, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और संयोजकता में आवर्त प्रवृत्ति का अध्ययन किया है। अब तक हम यह जान गए हैं कि आवर्तिता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंधित है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अभिव्यक्ति है। तत्वों के इन मौलिक गुणों और रासायनिक गुणों के संबंध खोजने की कोशिश अब हम करेंगे। हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं। फलस्वरूप आवर्त में आयनन एंथैल्पी साधारणतया बढ़ती है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जिसका विवरण दिया गया है, तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और अधिक ऋणात्मक हो जाती है।
आवर्त में सबसे बाईं ओर स्थित तत्व की आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है और सबसे दाईं ओर जो तत्व होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। आगे एनसीईआरटी बोल रही है उत्कृष्ट गैसों में पूर्ण भरे कोष होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। आपको ऊपर बता चुके थे इसके बारे में। आवर्त सारणी में दोनों छोरों पर सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम रासायनिक क्रियाशीलता होती है। इस प्रकार सबसे बाईं ओर अधिकतम रासायनिक क्रियाशीलता क्षारीय धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाकर प्रदर्शित होते हैं और सबसे दाईं ओर हैलोजन परिवार इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बनाकर प्रदर्शित होते हैं। इस गुण का संबंध तत्वों के अपचयन तथा उपचयन व्यवहार से करेंगे, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। तत्वों की धात्विक तथा अधात्विक विशेषता का इससे सीधा संबंध है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए कि जब हम आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुणों में कमी आती है और जो अधात्विक गुण होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हैलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है। यहाँ ऑक्सीजन से तत्वों की अभिक्रिया पर हम विचार करेंगे। आवर्त के दोनों किनारों के तत्व ऑक्सीजन से सरलतापूर्वक संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे बाईं ओर के तत्वों के साधारण ऑक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होते हैं, उदाहरण के लिए Na2O, और जो सबसे दाईं ओर होते हैं उनके ऑक्साइड सबसे अम्लीय होते हैं, उदाहरण के लिए Cl2O7, तथा मध्य के तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उदाहरण के रूप में Al2O3 तथा AS2O3। या उदासीन, इम्पॉर्टेंट है, उदासीन जितने दिए गए हैं यही केवल उदासीन होते हैं। यहाँ पर कभी कभी H2O को भी उदासीन मान लिया जाता है। उदासीन में कौन कौन आता है, CONO तथा N2O उदासीन होते हैं। उभयधर्मी जिन्हें एम्फोटरिक बोलते हैं, ऑक्साइड क्षारों तथा क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, जबकि उदासीन ऑक्साइड में अम्ल या क्षार का गुण नहीं होता है। ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसे देख लीजिएगा एक बार। आगे एनसीईआरटी बोल रहे निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातुओं 3D श्रेणी का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन बहुत कम है। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन आंतरिक संक्रमण धातुओं 4F श्रेणी के लिए और भी कम है। आयनन एंथैल्पी S और P ब्लॉक के तत्वों के मध्य है। परिणाम स्वरूप ये तत्व वर्ग 1 और 2 की धातुओं की तुलना में कम विद्युत धनीय हैं। मुख्य वर्ग के तत्व में उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने से सामान्यतः परमाणु तथा आयनीय त्रिज्या बढ़ती है। फलतः इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, धीरे धीरे आयनन एंथैल्पी घटती है और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी में नियमित कमी। कुछ अपवाद तीसरे आवर्त के तत्वों में हैं जिन्हें आप देख चुके हैं पीछे, होती है। इस प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। इस प्रवृत्ति को उनके उपचयन तथा अपचयन के गुण से जोड़ा जा सकता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति इसके विपरीत है। इसे हम परमाणु आकार तथा आयनन एंथैल्पी से समझ सकते हैं। इस प्रकार लगभग हमने 55 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका पार्ट 2 भी हमने देख लिया है। इस प्रकार पूरा जो हमारा पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उसकी पूरी अच्छी तरह से एनसीईआरटी रीडिंग कर ली है। आप इस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा और अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी होगी। या फिर आप जब नाइट में सोने जाते हैं तब उस समय आप इसको देखिए, जिससे आप और अच्छे से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद आप इसके क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो एनसीईआरटी है इस प्रकार आप आसानी से इसको काफ़ी कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। हम इसीलिए इसको पार्ट 2 में बनाया था, जिससे आपका काफ़ी समय बच जाए। आप सबसे पहले पार्ट 1 देखिएगा, तभी आप पार्ट 2 में देखिएगा, नहीं तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आपको यदि लेक्चर समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।